प्रकाश दीवान जी, अगर अभिषेक अग्रवाल साहब के फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊं तो अपने जी पोर्टफोलियो को आप लोग कब कब रिवाइज करने का रिकमेंडेशन देते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम लगा के सो जाएं किसी कंपनी में और छोड़ दें, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ समय के भीतर हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना चाहिए क्या? और दूसरा जो सवाल मैं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास भी गया था कि आमतौर पर लोग 40 की उम्र के आसपास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले ढूंढने शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम लगता है कि हाँ यार फ्यूचर में तो अब खर्चे बढ़ने वाले हैं, शादियां हो चुकी होती हैं, कुछ बच्चे हो गए होते हैं। तो 40 की उम्र के आसपास के लोगों के लिए अगर उनको पोर्टफोलियो बनाना है तो किस जी तरह का कॉम्बिनेशन रखें? तो ये वाला इसका मैं जवाब पहले दूंगा लक्ष्मी जी की। जो एसेट एलोकेशन में इक्विटी का जो हिस्सा है उसमें अगर आपको फर्दर एलोकेट करना है तो मोर देन 50% आपको हमेशा लार्ज कैप में रहना पड़ेगा। उसका रीजन है कि अच्छा, लार्ज कैप में 50% से ज़्यादा लार्ज कैप पे रखिए। जी उसका रीजन है कि जैसे थाली आप परोसते हैं किसी को, तो उसमें दाल रोटी सब्जी तो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है। अब वो पापड़ अचार मिठाई ये वो सब थोड़ी कम मात्रा में लेंगे। अगर पूरी थाली में यही हुआ तो वो बदहजमी होनी होनी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको मेजॉरिटी जो है वो लार्ज कैप या मिड कैप, जो बड़े मिड कैप से उसमें रखते हैं। और उसके बाद में जो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपिटल थोड़ी ज्यादा जब रिस्क ले सकते हैं जिसमें होती है और लंबी अवधि के लिए लॉक करा जा सकता है, चाहे वो 10% हो 15 हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, उसमें आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में निवेश कर सकते हैं। और ये जो एसेट एलोकेशन का रीसेट की जो आपने बात की, ये बहुत जरूरी है। और ये हम लोग जनरली अपने पर्सनल बेसिस पे, मैं जैसे हर साल करता हूँ। अब आप अपना जन्मदिन गिन लीजिए, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी ले लीजिए, 1 जनवरी ले लीजिए, जो एक डेट फिक्स कर लीजिए कि उस दिन आप ये देखेंगे कि आप इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड, चाहे एक एक और एसेट क्लास गिनने शुरू हो गई है अब, तो इसमें किस मात्रा में आपने शुरुआत की थी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या आपके लिए सूटेबल है। और अगर वो मात्रा चेंज हुई है, क्योंकि हो सकता है इक्विटी जैसे पिछले साल बहुत अच्छी चली, तो इक्विटी बढ़ के जिस हिसाब से हुई है और डेट में इतने रिटर्न्स नहीं आए, तो कुछ प्रॉफिट मुनाफा वसूली करके आप डेट में डालेंगे। तो उससे होता ये है कि आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग भी होने लगता है और एसेट एलोकेशन बरकरार रहता है, जो लंबे समय में एक्चुअली रिटर्न ज्यादा देता है। एसेट एलोकेशन की वजह से जो रिटर्न फाइनली आते हैं, वो एक नोबल प्राइज विनिंग वो है स्टडी है कि 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स बीइंग एज टारगेटेड इज हायर अगर आप एसेट एलोकेशन ढंग से करें। तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन का भी इतना मायने नहीं रखता है जितना एसेट एलोकेशन का रखता है। तो इस लिहाज से एक एडवाइजर बहुत अच्छा जरूरी है। और आप ये सुन के ये समझ रहे होंगे कि कोई थंब रूल ऐसा नहीं है जो सबको या एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एप्लीकेबल हो, या इस टाइप का कोई बहुत शोर शॉर्ट तरीका हो। तो सबके लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी यूनिक है और उतने ही एडवाइजर्स आपको चाहिए होंगे। हिंदुस्तान में एडवाइजर्स नहीं होने का कारण ये है कि लोग अभी भी एडवाइजर के पास जाते ही नहीं। फीस देके थोड़ा काम करवाना, जो एक माहौल जो बनना चाहिए वो बना नहीं है। आप डॉक्टर के पास तो भाग जाते हो जैसे ही कुछ खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो। लेकिन एडवाइजर के पास जाके एडवाइजर से यही सवाल करने हैं कि आप हमारा रिस्क कैसे आकलन करोगे, आप हम लोग को किस तरह से मदद रूप रहोगे इसमें। अगर आप ये चीजों का सवाल एडवाइजर को पूछोगे तो आपका एडवाइजर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। चूंकि होता क्या है कि इक्विटी कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, लेकिन ये जो एडवाइज़र के पास जाने वाली जो आदत है ना, वो अभी तक आई नहीं है। मतलब हम लोग तो बाहर कई बार घूमते रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, तो कई लोग मिलते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, तो मैं उनको बताना पड़ता है कि हमें शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। आप किसी के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपके क्या रिस्क एपेटाइट है, आपको कहाँ लाना चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक फार्मूला होता है। यस। वैसे पैसे कहीं लगा दीजिएगा, कल को फिर मुझे पकड़ ले, इधर आओ तुमने बताया था और तो पैसे मेरे डूब गए, क्या करूं मैं। गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा थ्योरी से आगे बढ़ के प्रैक्टिकल में आऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट की जो स्थिति है, कई सारे चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी के तौर पे फरवरी में आरबीआई की पॉलिसी आएगी, 1 फरवरी को बजट आएगा, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, उधर ट्रम्प साहब सत्ता संभालेंगे, उनका खतरा भी है। तो उन सबको देखते हुए अभी की स्थिति में आपको कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको लगता है कि रिस्क कम है और रिटर्न की संभावना ज्यादा है? नहीं नहीं, रिस्क रिस्क कम वाली बात लक्ष्मण भाई मेरे पास तो ऐसी है ही नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। मैं साफ साफ बताता हूँ, जोखिम शेयर बाजार में सभी प्रकार के होते हैं, स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, खबरों के रूप में, जियोपॉलिटिकल के रूप में, या फिर महामारी के रूप में।
रिस्क फ्री जैसी मेरे पास तो ऐसी कोई परिभाषा है नहीं जिससे मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन आपका प्रश्न उत्तर देने का प्रयास मैं इस प्रकार से करूंगा कि 5 क्षेत्र है और वहां पर जाने से पहले हमने जो हमारे 2025 जो नया साल शुरू हुआ है, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ लक्ष्मण भाई। वहां पर हमने ये कहा है कि आपको जो जनवरी से 2024 से सितंबर 2024 तक जो रिटर्न मिला और 2023 और 2022 में जो आपको रिटर्न मिला है, उसकी तुलना में शायद, ये मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आपको आकांक्षाएं और उम्मीदें 2025 में कम रखनी चाहिए। मैं सूचकांक की बात कर रहा हूं। 2025 में शायद बहुत ही सीमित मात्रा में 12-15% के आसपास का एक अनुमानित लक्ष्यांक हमने रखा है। अगर परिस्थितियां ऐसी रही, अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो फिर शायद थोड़ा बहुत और रिटर्न। लेकिन अगर आपके पास बुद्धिमत्ता थोड़ी बहुत ज्यादा है, अगर आप उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं और सब कुछ समझने के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो शायद आपको 15-20% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। क्षेत्र के आधार पर हमें कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है, तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग एक क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है जो हमें अच्छा लगता है, वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र की बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज आती हैं, ये तीसरा क्षेत्र, सीमेंट एक चौथा क्षेत्र हो गया और 5वां क्षेत्र हो गया ऑटोस। ये 5 क्षेत्र पर हम प्राथमिकता दे रहे हैं और इस 5 क्षेत्र में हमारी सबसे पहली राय होगी कि आप दिग्गजों पर ध्यान दें और फिर कुछ चुनिंदा मझौले शेयर्स। बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि दिग्गजों पर ध्यान देने की जब आप बात करते हैं गौरांग शाह साहब, तो मैं देख रहा था रिटर्न तो पिछले जो रिकॉर्ड आ रहे हैं आजकल के, अगर एक साल के आसपास का देखूं तो दिग्गज ही रिटर्न देने में थोड़े से फिसड्डी रहे हैं, लेकिन जाहिर तो पर रिस्क कम रहता है, तो ये एक वजह है। आगे भी आप अपने पोर्टफोलियो बनाने में जो उन्होंने बताया गौरांग शाह साहब ने किस किस सेक्टर पर फोकस करे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।